Assalamualaikum students and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Jalbano and the topic for today's discussion is stoichiometry. Students, हम chemistry first year का chapter 1 stoichiometry और stoichiometry topic ही आज discuss करने जा रहे हैं। stoichiometry का concept समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि stoichiometry के बगैर हम कोई बहुत सी चीज़ें हैं, आगे टॉपिक्स आएंगे मोल और एवोगैड्रोस नंबर और इसके अलावा मोलर वॉल्यूम वगैरह, तो वो जब तक हम स्टोइकियोमेट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे हम अगला कोई भी टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और ये हमारे बहुत से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप कर पाएंगे। पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपके जो नेक्स्ट जितने भी एग्जाम्स होंगे वो आपके स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम SLO बेस्ड आपके एग्जाम होंगे। तो SLO बेस्ड क्या है कि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी बहुत अच्छे तरीके से, तो उससे रेलिवेंट आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो स्टोइकियोमेट्री के बारे में, ये ग्रीक वर्ड है, स्टोकियोन से निकला, इसका मतलब होता है एलिमेंट, और मिट्रॉन्स का मतलब होता है टू मेजर, कि एलिमेंट्स को हमने मेजर करना है। अब एलिमेंट्स का मास मेजर करना है, उसका मोल मेजर करना है, हमने उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स मींस एवोगैड्रोस मेजर करने हैं, या अगर हमारे पास आइडियल गैसेस हैं तो हम उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनका मोलर वॉल्यूम हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो सब स्टार्ट होगा स्टोइकियोमेट्री से। और स्टोइकियोमेट्री के SLOs क्या है, यहाँ पे मैं दो मेंशन कर रही हूँ, लेकिन ये हमारे पास जो अभी जो दो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सिर्फ एक स्टोइकियोमेट्री के टॉपिक से आपको क्लियर नहीं होंगे, हमें इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कंस्ट्रक्ट मोल रेशियो फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर यूज एज कन्वर्जन फैक्टर्स इन स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या है, ये न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ हमें मोल्स का टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा, हमें एवोगैड्रोस नंबर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। यानी ये एक SLOs को करने के लिए हमें 2-3 टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में हम जस्ट स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सेकेंड SLOs यहाँ पे मैंने जो लिखा है, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो मैंने आपके लिए लिखा है वो है परफॉर्म स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस with balanced chemical equation using moles, representative particles, masses and volume of the gases at standard temperature and pressure, कि आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। यानी अगर आपको मैस दिया हुआ है तो आप मोल्स फाइंड आउट करेंगे, रिएक्टर्स में से प्रोडक्ट्स के मोल्स अगर आपको दिए हो तो आप मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मैस की हेल्प से आप रिप्रेजेंटेटिव एवोगैड्रोस उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकेंगे। इवन आप गैसेस का मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक वॉल्यूम में, गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, इवन वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी हमें ये SLO आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये SLO स्टूडेंट्स ये हैं जो आपके करिकुलम में दिए हुए हैं, और आपके हर इसके लिए कोई आपके पास बुक नहीं है कि आपने लाजमी तौर पे इस बुक से करना है। आप टॉपिक आपको गिवन है, आप उसको किसी भी बुक से कर सकते हैं, आप कहीं से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप किसी वीडियो लेक्चर से कर सकते हैं, आप किसी बुक से कर सकते हैं। पर्पस क्या है कि आपने इस टॉपिक को थॉरोली अंडरस्टैंड करना है। थॉरोली अंडरस्टैंड करेंगे तो जो भी आपका SLO हो वो आपको इजीली आपको उस बात की समझ आ जाएगी कि हमारे से ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं, तो हमने इसका आंसर क्या देना है। स्टूडेंट्स, ये हम इससे पहले कि हम स्टोइकियोमेट्री को डिस्कस करें, मैं आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करवाना चाहती हूँ। आपका प्रीवियस नॉलेज आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे उसको दोबारा से पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी को हमने आगे लेके चलना है। जब तक आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब तक आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नहीं पता होगा हम आगे स्टोइकियोमेट्री को नहीं लेके चल पाएंगे, हम उनके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और ये आप देखेंगे कि लेक्चर में जैसे जैसे लेक्चर हम आगे इसको लेके चलेंगे, आप देखेंगे कि ये कितना ज़रूरी है। तो इसको आपने हर स्लाइड को और हर लेक्चर को अच्छे तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, आपने देखना है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन हमें इसको बता दें, लेकिन जब आप इसको देखेंगे, पहले आप इसको अंडरस्टैंड करें, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कोई सा भी SLO होगा, कोई सा भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो जस्ट नॉलेज का हो, अंडरस्टैंडिंग का हो, अप्लाई करना का हो, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस नहीं है तो क्या वो नहीं बैलेंस है? यही हो सकता है ना। अब मैंने आपके सामने एक इक्वेशन रखी है, वाटर की फॉर्मेशन, H2O की फॉर्मेशन, यानी H2O कैसे बनता है? वो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं और वाटर क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। अब ये बैलेंस से मुराद है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रिएक्टेंट साइड पे जो है एटम्स, पार्टिकल्स कह लें, उनका मॉलिक्यूल्स कह लें, जैसे हाइड्रोजन है का मॉलिक्यूल, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स है, तो उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। अब ये आपके सामने है तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन, और इधर भी 2 ऑक्सीजन है। लेकिन अगर इधर आते हैं तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास सिर्फ 1 है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब हमें बैलेंस करने के लिए इसके स्टार्ट में कोई नंबर, कोई वैल्यू लगानी पड़ेगी कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल हो जाए। तो हम कैसे करेंगे? अगर हम हाइड्रोजन के साथ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि 1 है, इस ऑक्सीजन के साथ अगर हम इसके साथ अगर हम 2 लगाएं, क्योंकि इधर 2 है, इसको 2 करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया, लेकिन 2 लगाने से क्या हो गया? अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे वो तो 2, ठीक है, पूरे हो गए। इधर भी ऑक्सीजन पूरे हैं लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, तो इसको अब 4 करने के लिए हमने इसके साथ 2 लगा दिया, तो अब इधर भी हमारे पास क्या हो गया? 4 हो गया। और रिएक्टर साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 4। प्रोडक्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 4। रिएक्टर साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस, कि जितने भी एटम्स, जिस भी एलिमेंट के एटम्स हैं वो रिएक्टर साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे क्या हो गया? वो इक्वल हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। नेक्स्ट इक्वेशन में आपके सामने रखती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड यू कैन सी there is 1 carbon on reactant side and also 1 carbon on the product side. तो दोनों साइड पे हमारे पास कार्बन क्या है? This is the balance. Then come to the oxygen. There are 2 oxygen atoms on the reactant side and 2 oxygen on the product side. So it means this equation is a balanced chemical equation. इसके अलावा कुछ और मैंने आपके सामने इक्वेशन रखी हैं, बैलेंस भी और उसको अनबैलेंस भी लिख के, कि सोडियम and chlorine they form the sodium chloride. In this case this equation is not balanced. जबकि वो कैसे बैलेंस्ड होगी? अगर दोनों साइड पे सोडियम, दोनों साइड पे क्लोरीन के एटम्स इक्वल होंगे। तो उस केस के लिए हमने सोडियम के साथ 2 लगाया और साथ में इधर 2 लगाया, तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया? 2 सोडियम रिएक्टर साइड पे, 2 सोडियम प्रोडक्ट साइड पे, 2 क्लोरीन रिएक्टर साइड पे एंड 2 क्लोरीन प्रोडक्ट साइड पे। देन दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप कोई सी भी इक्वेशन देखिए, आप उसके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करें, आप उसको देख के बता भी सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है, तो फिर ये आपको स्टोइकियोमेट्री टॉपिक की समझ आ सकती है। अब आते हैं कि व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे? स्टोइकियोमेट्री को हम है क्या चीज, ये किसको हम कैसे इसको एक डिफाइन करेंगे? अगर क्वेश्चन आपको आता है कि व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, then you have to write its definition. So stoichiometry, it is the study of relative amount of substance involved in a balanced chemical equation या balanced chemical reaction, that is called stoichiometry. कि ये ऐसी स्टडी है जिसमें जो एक रिएक्शन के अंदर जो चीजें इन्वॉल्व हैं, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है, वो कौन से हैं? वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का एक जो रिलेशन है, जो एक बैलेंस्ड केमिकल में इक्वेशन है, नॉट अनबैलेंस्ड। के कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जो बैलेंस नहीं है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ रिलेशन है, उनके कितने मोल्स हैं, रिएक्टर्स के, प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स हैं, उस स्टडी को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है वाटर फॉर्मेशन, और एक है हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन। वाटर फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 व्हेन देयर इज नथिंग, तो इसका मतलब है कि ये 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है कि ये 1 मोल है। 2 moles of hydrogen, 1 mole of oxygen, they produce 2 moles of water. So जो ये रिलेशन है रिएक्टेंट्स का
ये जो रिएक्टेंट्स है और ये जो रिलेशन है प्रोडक्ट का इसके साथ, और किसमें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है वो स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन शो नहीं करती, तो इसलिए इक्वेशन बैलेंस्ड होनी जरूरी है। इसी तरह से अमोनिया फॉर्मेशन थी विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen, they produce 2 moles of ammonia. So the relation between 1 mole, 3 moles of reactant and 2 moles of product, this is a stoichiometric study. तो इसको हम stoichiometry कहेंगे। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम इसको एक और वे से भी डिफाइन कर सकते हैं stoichiometry, when we take the quantity, किसकी क्वांटिटी, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, according to balanced chemical equation, then this is called stoichiometry. तो फोकस किस पे है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं और जो प्रोडक्ट्स के हैं, जो रिएक्टेंट्स के जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट के अंदर वो एटम्स हैं, यानी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो एक उनका रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री तो हमारी डेली लाइफ में भी यूज होती है और इसके अलावा इंडस्ट्री में भी यूज होती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस इक्वल है। डेली लाइफ में भी मैं स्टोइकियोमेट्री की एग्जांपल्स आपको बताती हूँ और फिर हम इंडस्ट्री से भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट भी, अमाउंट ऑब्वियसली वही अमाउंट होगी जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दी हुई होगी। सो द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। अगेन मैंने एग्जांपल वही रखी है आपके सामने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अमाउंट मींस के ये रिएक्टेंट है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है एक हाइड्रोजन का जब आप पीरियोडिक टेबल में उसका मास देखते हैं तो 1 होता है। यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4, आप कह रहे हैं उसका 4 एटॉमिक मास यूनिट है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16 और जहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 32। तो ये 32 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन का जो मास है, और वाटर में अगर हम देखें तो वो उसके बराबर आना चाहिए। एक हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है तो 32। तो ये 32 प्लस 4 कितना हुआ, 36, और ये कितना हुआ, 36। तो ये जो अमाउंट्स है अकॉर्डिंग टू जो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन दीज अमाउंट्स, दीज आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। हम इस एग्जांपल में देख लेते हैं। एक नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक मास इसका होता है 14 और 2 नाइट्रोजन का होगा 14 प्लस 14 28, और इसमें एक हाइड्रोजन का 1 और इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया इसका 6, 28 प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास 8 and 6 4 34। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन का 28 और यहाँ पे 3 × 2 6 हाइड्रोजन है, तो 6 इसमें ऐड करें तो आपके पास 34। तो ये जो हमने इसमें एक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो अमाउंट्स ली हैं वो एक स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स है, यानी जो जितनी रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स है उतनी ही प्रोडक्ट्स की अमाउंट है, कोई अमाउंट कहीं पे नहीं गई। जितनी रिएक्टेंट में थी वो सारी की सारी क्या है, प्रोडक्ट में है। देन दिस इज कॉल्ड द स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। So, what is the daily life stoichiometry? I am giving you the example to make the cheese sandwiches. अब पता है सैंडविचेस बनाने के लिए, सैंडविच का मतलब ये होता है ना कि एक ऊपर चीज एक नीचे दरमियान में कुछ रखा हुआ है, तो सैंडविच डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए जस्ट फॉर एग्जांपल चीज सैंडविचेस। टू मेक द चीज सैंडविचेस वी रिक्वायर ब्रेड एंड चीज स्लाइसेस। ये 2 चीजें ही चाहिए ना। तो सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ब्रेड मिल गई, चीज स्लाइस हो गया, तो आपके पास सैंडविच बन गया। आपके ख्याल से क्या ये स्टोइकियोमेट्री है? एक ब्रेड और एक चीज स्लाइस से एक सैंडविच बन सकता है? नो, नेवर। किस लिए कि एक सैंडविच में हमें 2 ब्रेड स्लाइस चाहिए। एक चीज स्लाइस से तो काम चल जाएगा, सारी बातों में एक सेंटर में एक सैंडविच है, तो ये तो स्टोइकियोमेट्री ना हुई। स्टोइकियोमेट्री में तो ये है कि जितनी चीजें रिएक्टेंट साइड पे हैं उतनी ही प्रोडक्ट साइड पे हों, लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे 2 ब्रेड्स हैं और यहाँ पे 1 ब्रेड है, सो दिस इज नॉट स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होगी, व्हेन यू हैव 2 ब्रेड स्लाइसेस एंड 1 चीज स्लाइस, देन दिस विल मेक 1 सैंडविच। तो इस सैंडविच में आप देखें तो उतनी ही चीजें पूरी जितनी आपने रिएक्टेंट्स में ली थी, 2 रिएक्टेंट्स,
रिएक्टर्स में यहाँ पे क्या चीज है, 2 ब्रेड स्लाइस, ये एक ऊपर और एक यहाँ पे नीचे ब्रेड स्लाइस, और एक चीज स्लाइस जो इसके सेंटर में है, तो एक ब्रेड बन गया। सो नाउ दिस इज अ स्टोकियोमेट्री। अदरवाइज ये क्या है, ये स्टोकियोमेट्री नहीं है, बल्कि ये स्टोकियोमेट्री है। तो ये अगर आप आपके पास बहुत सी रैंडम ब्रेड से हैं, बहुत सी चीज स्लाइस है, तो आप तब तक बना पाएंगे जब तक इनकी रेशियो 2 ब्रेड और 1 चीज स्लाइस रहेगी। तो वो जो एक एग्जैक्ट रेशियो है, इसको हम स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट, स्टोकियोमेट्री कहते हैं। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट, आप इसको अपने किचन में जाए, आप इसको एक्सपेरिमेंट करें। हम समझते हैं अगर आपके पास 6 ब्रेड्स है और 3 चीज स्लाइस है, तो आप कितने सैंडविचेस प्रिपेयर करेंगे, और आप मुझे ये भी बताएंगे इसमें कि ये स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट मैंने आपको दी है या ये स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स नहीं है। So similarly, this is very important in industry. Industry में कैसे? For example, a firework manufacturer. So you know what is the firework manufacturer? जो ये फायर क्रैकर्स वगैरह बनाते हैं, जाहिर बात है उसमें कुछ रिएक्टर्स चाहिए, तो फिर बाद में एक्सप्लोजन उनका होता है। जैसे आप बर्थडे या न्यू ईयर सेलिब्रेशन या बर्थडे सेलिब्रेशन पे लाइक दिस ये फायर क्रैकर्स यूज करते हैं। तो एक फायर क्रैकर जो फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर है, उसको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पता होंगी, तो वो एक प्रॉपर तरीके से कंट्रोल्ड कोई फायर क्रैकर बना सकता है। अदरवाइज क्या होगा, देन अ रॉन्ग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ firecracker may result in violent explosion, कि वो ऐसे अनकंट्रोल्ड कोई रिएक्शन हो सकता है। तो इसलिए उसको एक नॉलेज होना चाहिए, एक स्टोकियोमेट्रिक नॉलेज होना चाहिए कि कितनी मैंने रिएक्टर्स की कैलकुलेशन करनी है, तो मेरे पास ये एक पर्टिकुलर फायर क्रैकर प्रिपेयर होगा। सिमिलरली the engineers must know the relative amount of fuel and oxygen needed for efficient combustion engine। ये तो एक इंजीनियर जो combustion engine प्रिपेयर कर रहा है उसकी बात हो रही है, वरना सबके लिए इसी तरह से है। combustion engine में क्या है, फ्यूल होता है, और फ्यूल को combustion के लिए ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। then you must know कि अगर उसका आप चाहते हैं कि combustion engine की लाइफ ज्यादा हो, वो स्मूथली काम करे, देन जो फ्यूल और उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी कंजम्पशन उसको रेलेवेंट अमाउंट्स पता होंगी, तो फिर वो कंबशन इंजन ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो काम करेगा। अदरवाइज वो उसकी वर्किंग जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। Similarly, a chemist is required to use calculated amount of reactants to produce exact amount of product। अगर वो चाहता है कि मैंने इतनी प्रोडक्ट बनानी है, तो उसके लिए उसको एग्जैक्ट रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वो सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ टेबल सॉल्ट, जो खाने वाला नमक होता है, यहाँ पे ये मैंने आपके सामने लिखा है सोडियम क्लोराइड। इसको बनाने के लिए ही नीड्स सोडियम एंड क्लोरीन। इफ ही नोज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, तो वो एक एग्जैक्ट कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर कर पाएगा। अगर उसको एग्जैक्ट अमाउंट्स नहीं पता है, तो उसमें से तो क्या होगा कि रिएक्टर में मे बी कोई चीज एक्स्ट्रा रह जाए, कोई चीज कम रह जाए। सो द कैलकुलेशन दैट आर बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि एग्जैक्ट कितने एटम्स रिक्वायर्ड है सब्सटेंस रिएक्टर्स में और उससे कितना प्रोडक्ट बन रहा है, देन दिस इज द स्टोकियोमेट्री। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि स्टोकियोमेट्री के दौरान, अब हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कोई चीज ज्यादा या कम भी हो सकती है। जैसे हम चीज सैंडविचेस की बात कर रहे हैं, आपने ब्रेड ली, चीज सैंडविच ली, में भी कोई चीज रह जाए, लेकिन स्टोकियोमेट्री में तो हम यही समझते हैं ना कि कोई चीज नहीं रही, सारे के सारे रिएक्टर्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के दौरान एक तो क्या हम अज्यूम करते हैं, फर्ज करते हैं कि 100% रिएक्टर्स दे कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, कि जितने भी हमारे पास रिएक्टर्स थे वो क्या हुए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। उसके अलावा हम ये भी अज्यूम करते हैं देयर इज नो साइड रिएक्शन। नो साइड रिएक्शन मींस कि कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ जो हमें नहीं चाहिए थी प्रोडक्ट, तो सारे के सारे रिएक्टर्स हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। सो देयर इज नो साइड रिएक्शन। फिर हम ये भी अज्यूम करते हैं कि टोटल मैस रिमेन्स कंजर्व, कि जितना हमने रिएक्टर्स में डाला प्रोडक्ट में वो सारा इस्तेमाल हो गया, तो मैस एक से दूसरे फॉर्म में चला गया। मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि 36 ग्राम्स अमोनिया की फॉर्मेशन में 36 ग्राम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंबाइन यूज हुआ और 36 ग्राम ही अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, तो क्या हुआ, मैस कंजर्व हुआ।
सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला गया। पहले वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की लाइक फॉर्म में था, फिर वो अमोनिया की फॉर्म में चला गया। लाइक या पहले वो हमारे पास, जैसे हमने चीज सैंडविच की एग्जांपल ली, पहले वो ब्रेड की फॉर्म में था और चीज स्लाइस की फॉर्म में था, और उसके बाद फिर वो सैंडविच की फॉर्म में चला गया। लेकिन मैस कहीं ना तो खत्म हुआ है ना कोई इसमें ऐड हुआ है, जस्ट वो कंजर्व है, वो कांस्टेंट है, फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आई है। तो इट मींस कि यहाँ पे कोई लॉ अप्लाई होता है। कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है कि मैस तो कंजर्व रहा, सारे रिएक्टर्स कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में, कोई साइड रिएक्शन भी नहीं हुआ। तो इसमें कौन सा लॉ, जस्ट आपने ये प्रीवियस ग्रेड में जरूर पढ़ा होगा। तो इस पे एक लॉ अप्लाई होता है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। कि ना तो मैस क्रिएट होता है ना ही मैस उसमें आप डिस्ट्रॉय होता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैस इज द मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। सो व्हाइल डूइंग stoichiometric calculations, law of conservation of mass is applied। तो आपसे पूछा जा सकता है कि which law is applied while doing the stoichiometric calculation। तो उसमें हम कहेंगे कि law of mass conservation of mass is applied। और ये assume क्या करते हैं, तो ये हमारे पास 3 assumptions है, मैं रिपीट कर देती हूँ। 100% reactors converted into the product, there is no side reaction and total mass remains conserved। So these are the assumptions of the stoichiometry। स्टूडेंट्स होपफुली स्टोइकियोमेट्री अब आपको क्लियर होगा। तो इसमें जो मेन फोकस करने वाली चीज क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो भी रिएक्शन हम हो रहा है हम समझ रहे हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर इक्वेशन बैलेंस होगी तो फिर हम रिएक्टेंट के मास, प्रोडक्ट के मास के साथ मास, मोल, मास, एवोगाड्रोस नंबर, मोल, एवोगाड्रोस नंबर एंड वाइस वर्सा, हम सारे रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे, अब ये स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन से ज्यादा इसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन उसमें आए या ना आए, उसमें कम मार्क्स का है, ज्यादा मार्क्स का है, लेकिन इसका टॉपिक अंडरस्टैंड करना इतना जरूरी है कि आप इसके बगैर नेक्स्ट चैप्टर को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो क्वेश्चन आ भी सकता है कि व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, तो आपने डिफाइन करना है, एग्जांपल देनी जस्ट, एंड स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स, तो फिर आपने स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट को जस्ट डिफाइन करना है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना आपने आंसर देना है। अगर आपसे पूछा जाए तो गिव सम एग्जांपल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री, तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं, डेली लाइफ से भी इसमें आपको एग्जांपल दिए हैं, जस्ट रिएक्शंस लिख के भी दिए, और इंडस्ट्रियल लाइफ से भी। तो आप उसमें 2 to 3 एग्जांपल्स आप कोड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोइकियोमेट्री इन दिस लेक्चर। कि आपने स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया कि वो क्या, बेसिकली वो क्या चीज है, और हमने उसकी इंपॉर्टेंस देखी कि डेली लाइफ में भी और इंडस्ट्रियल लाइफ में स्टोइकियोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। फर्दर इसकी इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। हम मोल के टॉपिक में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एवोगाड्रोस के टॉपिक में भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको फर्दर इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा कि इसको अंडरस्टैंड करना कितना ईजी है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो होपफुली मैंने बहुत आपको कोशिश की है कि आपको मैं समझा दूं। अगर फिर भी आपको समझना है आप कमेंट्स में जरूर पूछें। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द मोल। अभी मैंने आपको पहले बताया कि मोल भी कितना इंपॉर्टेंट है। स्टोइकियोमेट्री और मोल के बगैर हम नेक्स्ट कोई भी बहुत सारी कैलकुलेशंस है जो हम नहीं कर पाते।